भारत जिस दिन चाहेगा चींटी की तरह मसल देगा बांग्लादेश को। तो इसलिए इन्हें उछलना नहीं चाहिए, और अगर ये उछल रहे हैं तो ये सोचना होगा भारत को ये किसकी शय पर उछल रहे हैं। का इंडिया है। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर उसको जमींदोज कर दिया गया। मगर ये मोदी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक दफा फिर ये कहा है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर में 100% अचीवमेंट ली भारत की फौज ने। भारत जिस दिन चाहेगा चींटी की तरह मसल देगा बांग्लादेश को। तो इसलिए इन्हें उछलना नहीं चाहिए, और अगर ये उछल रहे हैं तो ये सोचना होगा भारत को ये किसकी शय पर उछल रहे हैं। पाकिस्तानी फौज की प्रॉक्सीज है ना, ये पाकिस्तानी फौज के लिए काम करते रहे हैं। पाकिस्तानी फौज ने जो इस तरह के काम करवाने होते हैं, इंडिया में दहशतगर्दी करवानी होती है, उसके लिए वो हाफिज सईद का इस्तेमाल करते हैं। तरफ सरहदों पर जाहिर है टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ तो कल अभी अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि पहलगाम हमले के अंदर हाफिज सईद का रेजिस्टेंस फ्रंट मुलव्वस था। तो फिर आपकी सिफारती कामयाबी जो है, आप कम से कम उसको अपने मुंह पर मार लीजिए। आरजू काज़मी, ये मैं इन लोगों को कह रहा हूँ। मतलब फिर आप बिल्कुल सफेद झूठ जैसे कहते हैं, हम ऐसा कैसे कह देते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं, और हमारे यहाँ सिर्फ ये एलिगेशंस है। इसलिए क्या है, हम FATF में भी 4 बार जा चुके हैं। जो आप ये हमें बताते हैं हमारे पास टैंक है, हमारे पास ये जहाज है, हमारे पास ये सबमरीन है, हमारे पास नेवी है, किस काम की, जब आपने जंग ही कोई नहीं जीती और ना ही जीतनी है। हाफिज सईद की लश्कर तैयबा चूंकि बैन हो चुकी थी, तो उन्होंने उसका एक नया विंग लॉन्च किया, द रेजिस्टेंस फ्रंट। इंडिया ने तो अपनी प्रोग्रेस दिखा दी है, उसका नेक्स्ट जर्नी हम लोगों को नजर आ रहा है, बट पाकिस्तान की जर्नी क्या है? UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट्स भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। अब आपको पता है ये बेसिकली मॉनसून पार्लियामेंट का जो सेशन शुरू हुआ है, और उन्होंने इसको कहा है कि ये सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री है। नमस्कार दोस्तों, अब जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था ना, तब कई सारी न्यूज़ ऐसी आई थी कि इंडिया जो है ना वो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में थोड़ा पीछे रह रहा है। मतलब जैसे हमने एक रिपोर्ट देखी थी, शायद US का ही मीडिया हाउस था। पाकिस्तान ने ये क्लेम कर दिया कि हमने इंडिया का ये जगह जो थी वो हमने मतलब कि यहाँ पर निस्तो नाबूद कर दी। अब US के उस मीडिया हाउस ने उसको उठाया, उसने वैसे ही छाप दिया। जब उसको पूछा गया तो उसका कहना है कि ये पाकिस्तानी क्लेम है। अब पाकिस्तान ने ऐसे क्लेम करना शुरू किया कि ये US का मीडिया हाउस ने क्लेम किया है, तो आप इससे प्रूफ ले लीजिए। मतलब ये गोल गोल घुमा रहे थे, लेकिन आखिर में हुआ क्या? अगर आप चीज़ें कितनी भी घुमाओगे, लेकिन अगर सच नहीं होगी तो सामने आ ही जाएगी। अब यहाँ पर बिल्कुल वही हुआ है। अब धीरे धीरे करके ऑपरेशन सिंदूर की सारी चीज़ें बाहर आ रही है। भारत के जो शायद वो चीफ ऑफ एयरफोर्स हो या फिर कहे कि प्रधानमंत्री मोदी हो, पिछले दिनों उनकी कई सारी क्लिप्स आई है। उनको यहाँ पर मतलब कि लिटरली बताया गया है कि भाई किस किस तरीके से पाकिस्तान को हमने नुकसान पहुँचाया, और यहाँ पर भी यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। दोस्तों, भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक दफ़ा फिर ये कहा है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर में 100% अचीवमेंट ली भारत की फौज ने। और दुनिया जो है इस वक्त इंडिया की फौज की तरफ भाग रही है। इंडियन मिलिट्री पावर को जो है वो अट्रैक्ट किया उसने। अब आपको पता है ये बेसिकली मॉनसून पार्लियामेंट का जो सेशन शुरू हुआ है, और उन्होंने इसको कहा है कि ये सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री है। और उसमें एक ग्रुप कैप्टन थे, उनकी अचीवमेंट्स की भी उन्होंने बातें की। अच्छा, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कह रहे हैं कि जनाब आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया, आप कामयाब हुए, दैट्स फाइन, दैट मेक्स सेंस, बट एट द सेम टाइम ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब वो कह रहे हैं कि जनाब मेड इन इंडिया जो है फ्रॉम इंडियन मिलिट्री पावर, यानी कि जो अगले दिन आपको बता रहा था कि इंडिया ये सोचता है और समझता है कि जनाब हमें हर कीमत के ऊपर या हमें हर कीमत के अंदर जो 14-15 ममालिक ने हमसे ब्रह्मोस मांगे हैं, क्योंकि इंडिया ने जो ब्रह्मोस से हमला किया पाकिस्तान के अंदर, इंडिया ने कहा कि वो मिसाइल पाकिस्तान में लगे हैं आके, और पाकिस्तान ने भी कहा, और उन्होंने वो सारी सैटेलाइट इमेजेस भी दिखाई, ठीक है ना जी। तो वो एक चीज़ जो है ये है। सो अब वो कह रहे हैं जी मेड इन इंडिया फॉर्म ऑफ इंडियन मिलिट्री पावर, बट द रियल थिंग इज द 2 मेजर आइटम्स which India used, they were not made in India.
The third, which India used, the BrahMos, this is a joint production. So मोदी साहब बेसिकली अपनी इंडिया की जो प्रोफाइल है उसको बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं. दैट्स व्हाई ही इज स्पीकिंग इन दिस वे. जैसे ब्रह्मोस इंडिया ने बनाया है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट, इंडिया ने उसको इंडिया बेच भी रहा है. अब आपको पता है ये बेसिकली मॉनसून पार्लियामेंट का जो सेशन शुरू हुआ है और उन्होंने इसको कहा है कि ये सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री है. अगर हम अभी देखें रिसेंटली जो एक चला था टीआरएफ, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहा गया कि जी ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन के उसके ऊपर उनको लेके जाया गया. यहाँ पर जी हमारे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब जो है, उनका एक क्लिप बड़ा वायरल है जो होपफुली आपने देखा होगा, जिसमें वो डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं. क्या आपको वजह लगती है कि हाफिज सईद, मसूद अजहर या टीआरएफ और इस तरह की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएन ने तक डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन कहा है, उनको हम बचाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? क्या वजह दिखती है? क्योंकि आप पाकिस्तानी फौज की प्रॉक्सीज है ना, ये पाकिस्तानी फौज के लिए काम करते रहे हैं. पाकिस्तानी फौज ने जो इस तरह के काम करवाने होते हैं, इंडिया में दहशतगर्दी करवानी होती है, उसके लिए वो हाफिज सईद का इस्तेमाल करते हैं, मौलाना मसूद अजहर का इस्तेमाल करते हैं. और अब हाफिज सईद की लश्कर तैयबा चूंकि बैन हो चुकी थी तो उन्होंने उसका एक नया विंग लॉन्च किया, द रेजिस्टेंस फ्रंट. आप इस बात के ऊपर गौर कीजिए कि पिछले दिनों बड़ी वाहवाही हुई कि जनाब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की. बड़ी वाहवाही हुई कि बिलावल भुट्टो जो थे अपने साथ शहरी रहमान और दीगर पार्लियामेंटेरियंस को लेकर अमेरिका गए और उन्होंने बताया कि किस तरह भारत ने आपके साथ ज्यादती की है. मुझे नहीं पता कि उस दौरे का मकसद पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी थी, क्योंकि हमारे एक दोस्त जो थे न्यूयॉर्क में बता रहे थे कि शहरी रहमान जो थी वो 3-4 घंटे की इस एक्टिविटी के बाद, सोशल मिलन के बाद गुची के बैग ढूंढने निकल जाती थी, ठीक है, और उनको एक बैग पसंद आता था वो लेकर आती थी, अगले दिन वो बैग रिप्लेस करवाने के लिए उसी स्टोर के ऊपर पहुंची होती थी. तो ये आपका पार्लियामानी वक्त कर रहा था. लेकिन अगर बिलावल भुट्टो की और आईएसपीआर की ये बात दुरुस्त तस्लीम कर ली जाए कि पाकिस्तान ने आलमी बरादरी के सामने भारत के मामले पर अपना मौकफ कामयाबी से रखा, तो कल अभी अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि पहलगाम हमले के अंदर हाफिज सईद का रेजिस्टेंस फ्रंट मुलव्वस था, तो फिर आपकी सिफारती कामयाबी जो है आप कम से कम उसको अपने मुंह पर मार लीजिए. आरजू काज़मी, ये मैं इन लोगों को कह रहा हूँ. और दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं इंडिया को भी सपोर्ट करते दिखाई देते हैं. तो ये आखिर चल क्या रहा है? मतलब हाफिज सईद वगैरह के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा. इसको अंग्रेजी में गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी कहते हैं, क्योंकि अमेरिका जो है उसका इंडिया एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है. अमेरिका और इंडिया के जो ट्रेड वॉल्यूम है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, और उसके मुकाबले में पाकिस्तान के साथ उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम अमेरिका का बहुत कम है. लेकिन इस इलाके में इंडिया को उसकी रीजनल हेजेमनी को चेक करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान आर्मी को एक बख्शू के तौर पर रखा हुआ है, और पाकिस्तान आर्मी को इस बात का बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है कि इस रीजन में आलमी ताकतों की आशीर्वाद के ऊपर वो ये सब कुछ करती है. वो इंडिया की जो रीजनल हेजेमनी है उसको चेक में रखने के लिए जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान मिलिट्री का इस्तेमाल करती है, और पाकिस्तान मिलिट्री जो है आगे से अपने लोगों को बताती है कि इंडिया तुम्हारा कितना बड़ा दुश्मन है. क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जब तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तालीमी, तिजारती और सकाफती ताल्लुकात नहीं होंगे, तब तक इस खित्ते में खास तौर पर पाकिस्तान के लोगों की जो खुशहाली है वो इम्पॉसिबल है. आरजू, लेकिन आपको क्या लगता है कि आज के दौर में क्या ये सब कुछ इतना आसान पता लग गया कि म्यांमार के ऊपर हमने अटैक कर दिया? तो यानी कि कुछ ना कुछ तो है जो अंदर से फीलिंग आती है जो मैं प्रोड्यूस करता हूं. बट खुशी मुझे इस बात की है कि एक मैसेज दिया है हमने. दोस्तों, म्यांमार में जाकर हमने अटैक किया. ये वहां पे उल्फा थे जो वहां पर टेररिस्ट क्रिएट करते हैं और भारत में भेजते हैं. लेकिन आपने वहां जाकर अटैक कर कुछ तो है जो आपने किया है और मैसेज भेजा है किसी को. ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं. हु आर दोज प्लेयर्स जिसको मैसेज दे रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्यों था वहां जाना, ये सारी डिटेल में बात करेंगे और गर्व के साथ भारत माता की जय दोबारा से लिखेंगे. मुझे लगता है सुबह से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 10,000 से ज़्यादा तो मेरे पास मैसेज आ गए हैं कमेंट्स के अंदर, भारत माता की जय. ये बनता भी है और बार बार होगा अब तो, क्योंकि जुलाई का मैं पहले बोला था आपको कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक मोदी जी रौद्र रूप लेने वाले हैं. वो बोलेंगे यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर हम पाकिस्तान के साथ करेंगे, लेकिन मोदी जी की आदत है जहाँ दिखाते हैं करते कुछ और हैं. तो उन्होंने सिंदूर डाल दिया म्यांमार में जाकर, और ये हिस्टोरिकल दिन है, संडे का दिन, जब आप अभी रेस्ट कर रहे हैं संडे वाले दिन. लेकिन हमारी जो NSA है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, रा है,
वो रेस्ट नहीं कर रही थी। डीप डेंस फॉरेस्ट के अंदर जाकर, जो जंगल्स हैं म्यांमार के, वहां पर प्रिसीशन स्ट्राइक किया गया हमारे ड्रोन्स के थ्रू। कोई फाइटर प्लेन नहीं गया, कोई आदमी नहीं गया, सिर्फ ड्रोन्स। और उसके बाद जो प्रिसीशन स्ट्राइक्स करे हैं, जो टारगेटेड हमने, जो टेररिस्ट के डेल में जाकर हमने घुस के मारना था, वो काम किया है। और ये वो ग्रुप है उल्फा 1 जो चाहता है कि असम को भारत से अलग किया जाए। उल्फा की क्या औकात है यार, आप सोच के देखिए कि वो भारत से असम को अलग कर देगा। बिल्कुल भी नहीं है। दैट मीन्स वी हैव टू बी क्लियर कि हु इज उल्फा इन रियलिटी। ये सिर्फ एक रिपेल ग्रुप नहीं है, ये चाइना की तरफ से सपोर्ट किया हुआ, उनकी बैकिंग है, आशीर्वाद है। सारे हथियार उल्फा के पास चाइनीज हैं और फंडिंग आती है ISI से, पाकिस्तान से। और आपको मालूम है इनका सबका एक ही एजेंडा है कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग किया जाए, ताकि जो भारत की सॉवरेनिटी है, 7 स्टेट्स को अलग करना है। उल्फा अकेला काम नहीं करता दोस्तों, वो हमेशा बोलता है कि हमें असम को सेपरेट करना है, एक सेपरेट सॉवरेन कम्युनिस्ट स्टाइल कंट्री बनानी है उनको, कम्युनिस्ट स्टाइल। सोच के देखिए कि असम वालों को कम्युनिज्म से क्या मतलब है। इसलिए उसकी डेमोग्राफी को पहले चेंज किया गया, इन जानवरों को बुलाया गया, इलीगल्स को, और वहां की डेमोग्राफी को चेंज करने के बाद एक ही स्यापा, हमें अपना अलग से कंट्री चाहिए। दूसरा बात, इसलिए अभी उल्फा वाले क्या कर रहे हैं, उल्फा वालों ने पता लग गया कि वो अकेले लड़ नहीं सकते। दे हैव नाउ जॉइंड हैंड्स विद एंटी इंडिया फोर्सेस। एक तो जो कापलांग फैक्शन है उनके साथ, दूसरा इवन की जो मेतीज हैं मणिपुर के, उनके साथ भी हाथ जोड़ लिया है। अब वेपन्स चाइना के, फंडिंग ISI की, ये चक्कर है। जो मैसेजिंग आपने भेजी चाइना को और पाकिस्तान को, वी नो हु इज डूइंग इट, वी नो व्हाट इज योर मकसद, अब हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। बड़ा ही सिंपल है। और आपको मालूम है ये प्रॉब्लम हिस्टोरिकल भी है। म्यांमार को डिवाइड इस तरह से किया गया, असम को इस तरह से डिवाइड किया गया अंग्रेजों की तरफ से, ताकि हम हमेशा लड़ते रहें। कुछ पोर्शन बांग्लादेश में है, कुछ भारत में है और कुछ म्यांमार में है। दोस्तों मैं पहले बोला है, इट इज़ टाइम फॉर अवर बाउंड्रीज टू एक्सपैंड, और ये बाउंड्रीज अब एक्सपैंड होंगी। ऑलरेडी महादेव की तरफ से ऑलरेडी आशीर्वाद है, और अब ये शॉकिंग सर्जिकल स्ट्राइक। उल्फा का जो अपना स्टेटमेंट है, प्रेस रिलीज, उन्होंने भी बोल दिया कि 100 से ज़्यादा इंडियन ड्रोन्स आए, और उन्होंने बोला कि इन्होंने बेशर्मी से आकर हमारे यहाँ पर लोगों के ऊपर अत्याचार किया है, भारत की गवर्नमेंट ने। यानी कि जब ये आके हमारे लोगों, तब अत्याचार नहीं था, तब तो ये दिवाली और होली कर रहे थे या हैप्पी मुहर्रम मना रहे थे हमारे यहाँ पर आकर। और हमारे जो ड्रोन्स हैं उन्होंने क्या किया, वहाँ पर लॉइटरिंग म्यूनिशंस को लेके गए, वहाँ पर प्रिसीशन स्ट्राइक्स किया, एंड जिन को ट्रैक किया हुआ था, यानी कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हमारे पास थी, कौन कौन से आदमी को हमने एलिमिनेट करना है, एक्यूरेट और एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ हमने उनको तबाह किया है। उनका जो टॉप कमांडर है नायक आसोम, वो मारा गया, और भी खबर है कि डजन्स एंड ऑल जो लोग हैं उसके करीबी, वो भी मारे गए हैं। लेकिन पुष्टि नहीं हो सकती, और इस चीज़ों की पुष्टि होती भी नहीं है। अब ये हाइड कहाँ कर रहे हैं, चूहों की तरफ भाग रहे हैं, जो बाकी के बच गए हैं, लेकिन उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये टेररिस्ट एरिया अब सेफ हेवन नहीं रहा उनके लिए। वैसे ही जैसे पाकिस्तान में, डीप इनसाइड पाकिस्तान 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमने मदरसों में और मस्जिदों को ढाया वहाँ पर, क्योंकि ढाने का मकसद ये था कि जो जड़ है, जहाँ से ये पैदा होते हैं, वहीं पर ख़त्म किया जाए। दोस्तों भारत ने साइलेंटली काम किया है, और रियल स्ट्रैटेजी क्या है वो बताता हूँ आपको। एक जर्नलिस्ट ने हमारे इंडियन आर्मी वालों को पूछा कि सर ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक था क्या, आपने हमें बताया नहीं, क्या ये कोवर्ट ऑपरेशन था, वन टाइम ऑपरेशन था? वो कह रहा है कि इंडिया की मेंबरशिप होनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, परमानेंट सीट दे उसको। आप इमेजिन करें। अब देखें कि अभी ये खबर अभी जिस तरह चली है, और उन्होंने एक नया कंसेप्ट लेके आए। ये कोई तरीका नहीं है, मगर हिंदुस्तान बाज नहीं आता है। लेकिन अब इन्होंने मिसाइल यूज कर रहे हैं, और मिसाइल में इतना वार हेड होगा। डीआरडीओ ने एक बार फिर से धमाल मचा दिया है, और इस बार तो भारत ने न केवल इतिहास बनाया, बल्कि ड्रोन से सफलतापूर्वक दाग दिया है मिसाइल। सब यहाँ पे सवाल ये बड़ा अहम है
कि पहली बात यह है कि क्या पाकिस्तान के पास इस तरह के हथियारों से निपटने के लिए कोई तौर मौजूद है? इसके अंदर क्या बात है? इसके अंदर ये बात है कि भारत ने ये कहा है कि द न्यू इज नॉर्मल, इसलिए ये खौफ है ना पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानियों के बीच ये खौफ इसलिए पाया जाता है, हर वक्त बार बार ये बात इसलिए की जाती रहती है, ये चलती रहती है। अभी जो हमने बनाया है यूएवी प्रेसिशन गाइडेड स्ट्राइक मिसाइल के द्वारा हमने जो बनाया है, इसके अंदर पूरे जो कंपोनेंट्स है भारत के अंदर ही बने हैं। ये मेक इन इंडिया के हिसाब से भारत के अंदर जो ऑटोनोमस स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बताया जा रहा है। इन्वेस्टर्न दुनिया के साथ जो फाइव आइज है, इनके साथ टक्कर ले सकता है, या इनको अपना जो ताल्लुक़ है रशिया के साथ या चाइना के साथ अभी डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ है, उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, इन पे प्रेशर बिल्ड करने का। इंडियन एयरफोर्स IAF conducting large scale military exercise in Rajasthan near Pakistan border. अगर मैं ये इन जंजीरों में ना जकड़ा होता ना, ये जो पता नहीं टूटियां लगी हुई हैं मेरे कान में, खुदा की कसम मैं खड़ा होकर सलाम पेश करता। ये जो अभी अनमैन्ड एरियल व्हीकल प्रेसिशन गाइडेड एनिमी स्ट्राइक जो मिसाइल्स है, जो हम यूएवी के द्वारा हम स्ट्राइक कर सकते हैं एनिमी पे, एक तरह से सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है भारत के अंदर। नमस्कार दोस्तों, अब देखिए मिसाइल्स के कई सारे वेरिएशंस होते हैं। हम सबको पता है कि वो अर्थ टू एयर होता है, मतलब सरफेस टू एयर होता है, सरफेस टू सरफेस होता है, सरफेस टू वाटर होता है। अब वो सरफेस को अगर आप चेंज कर दो, उसको आप बता लो कि एयर बता दो, तो एयर टू सरफेस होता है, एयर टू एयर होता है, एयर टू वाटर होता है। ये सारी चीज़ें होती है और हमने मतलब उसके कई सारे वेरिएशंस होते हैं, हमें पता है। लेकिन अब DRDO कुछ अलग कर रहा है और उसमें ये बताया जा रहा है कि ड्रोन्स, मतलब जो मिसाइल जो लॉन्च करनी होती है ना, उसके लिए हमें कोई ना कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, जहाँ से हम ये मिसाइल्स फायर कर सकें। लेकिन अब बताया जा रहा है कि ड्रोन से भी हम मिसाइल फायर कर सकेंगे। ऐसे ड्रोन्स हमने डेवलप कर लिए हैं। ये बड़ी बात है। मैंने देखा नहीं कि US या चाइना या फिर रशिया के पास ऐसी कोई चीज़ है या नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास है तो ये प्राउड करने वाली चीज़ है। और पाकिस्तान के लिए थोड़ी, क्योंकि मान लीजिए कि अगर वो ड्रोन यहाँ पर गिर भी जाता है या फिर उसको गिरा दिया भी जाता है, तो उतना नुकसान नहीं होगा इंडिया को जितना कोई फाइटर जेट का हो सकता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद ज़रूर करें। इंडियन एयरफोर्स IAF conducting large scale military exercise in Rajasthan near Pakistan border। तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि भारत के एयरफोर्स की ये ड्रिल्स पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत करीब की जा रही हैं। अब देखें कि ऐसे सिनेरियो में जब अभी कुछ दिन पहले दोनों कंट्रीज़ के बीच एक 4 दिन की जंग हो चुकी है या जंग का ट्रेलर चल चुका है, ऐसी सिचुएशन में जब दोनों में से कोई कंट्री भी ड्रिल्स करेगा, अगर सिर्फ ड्रिल्स भी करेगा, सिर्फ अपनी एक्सरसाइज भी कंडक्ट करेगा, तो तब भी बात होगी। ना कि ये तो पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल साथ है, तो बात तो होगी। अच्छा जी, अब राजस्थान में पहले भी एक दफ़ा ड्रिल्स हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी, लेकिन वो सिर्फ भारतीय एयरफोर्स की तरफ से ही नहीं की गई थी। अगर आपको याद हो, पाकिस्तान की तरफ से भी एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी, मशकें जारी थी, मशकें हो रही थी उसमें, बल्कि पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर भी कोई एक्सरसाइज की थी। अच्छा, उस वक्त भी ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी इंडिया ने एक्सरसाइज की थी, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक्सरसाइज की जा रही थी, ड्रिल्स हुई थी। तो उसके फ़ौरन बाद हमने ये देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अच्छा, उससे अगर आप और भी पीछे चले जाएं, आप बालाकोट तक भी पहुंचे, तो बालाकोट की स्ट्राइक से पहले भी इंडियन एयरफोर्स ने ड्रिल्स की थी। तो इसलिए अब ये बात की जा रही है कि क्या ये किसी नए अटैक की तैयारी की जा रही है, या क्या पाकिस्तान पर भारत की तरफ से एक और हमला हो सकता है।
तो देखिए, अगर हम सिर्फ इसको लें कि भाई अगर ड्रिल्स की जा रही हैं तो ये एक, आप जब पीछे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि जब भी कोई ड्रिल्स या बड़े इस तरह का एक्सरसाइजेज हुई हैं उसके बाद, यानी उसके हर दफ़ा तो नहीं, हाँ आप ये कह सकते हैं कि जब भी हमला कोई हुआ है उससे पहले ड्रिल्स हुई हैं, तो फिर तो आपके लिए खदशा हो सकता है। लेकिन देखिए इसके अंदर क्या बात है, इसके अंदर ये बात है कि भारत ने ये कहा है कि द न्यू इज़ नॉर्मल, इसलिए ये खौफ है ना पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानियों के बीच ये खौफ इसलिए पाया जाता है, हर वक्त बार बार ये बात इसलिए की जाती रहती है, ये चलती रहती है। अभी जो हमने बनाया है यूएवी प्रेसिशन गाइडेड स्ट्राइक मिसाइल के द्वारा हमने जो बनाया है, इसके अंदर पूरे जो कंपोनेंट्स है भारत के अंदर ही बने हैं। ये मेक इन इंडिया के हिसाब से भारत के अंदर जो ऑटोनोमस स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बताया जा रहा है। देखिए इसका ये जो वर्जन है, ये 3rd वर्जन है, तो भारत इसके ऊपर बहुत दिनों से काम कर रहा है और ये बताया जाता है कि इसके अंदर आप मिसाइल लगा दीजिए और ये इसकी जो टोटल वेट है वो 12.5 किलो की है और रात के समय ये कम से कम 2.5 किलोमीटर दूर तक ये स्ट्राइक कर सकता है, दिन के समय ये 4 किलोमीटर दूर स्ट्राइक कर सकता है। इसमें इंफ्रारेड यूज किया जाता है, मतलब इंफ्रारेड अगर देखा जाए तो हीट सिग्नेचर यूज करके उस एरिया को उधर मिसाइल भेज के प्रेसिशन स्ट्राइक करता है जिसके आसपास में कोई सिग्निफिकेंट डैमेज ना हो। और इसका यूसेज कहाँ पे हो सकता है, देखिए जैसे समझ लीजिए दुश्मन का टैंक आता रहता है तो वहां पे ये यूज किया जा सकता है, बंकर को बस्टिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है, फिर प्रेसिशन टारगेट्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। समझ लीजिए अगर हमारे इंडियन ओशन रीजन में पाकिस्तान का कोई शिप वॉरशिप आ जाता है तो आप इसको भेज दीजिए और वहां से जाके दूर से ही 4 किलोमीटर दूर ही आप उधर मिसाइल छोड़ दीजिए तो ये सीधा जाके वो उस शिप को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये एक मैंने तरह से उदाहरण दिया है। इसमें क्या है, यूएवी होने से हमारे जो सोल्जर्स की जान है वो एक तरह से सुरक्षित होती जाती है। सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ हमारा भी नहीं होता और एनिमी में भी नहीं होता है। हमें प्रिसीजन गाइडेड इसके लिए किया जाता है कि हम परफेक्ट आदमी को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने 22 मिनट में आपने देखा कि कैसे वी हैड स्ट्राइक 9 to 11 लोकेशन स्ट्राइक किया था। सिमिलर चीज इस बार आप देखेंगे नेक्स्ट टाइम, अगर हमको हाफिज सईद को उड़ाना है, अगर हमको मालूम पड़ जाएगा वो वहां पे है, हम अपना ड्रोन भेज देंगे और सीधा उधर जाके सिर्फ हाफिज सईद को उड़ाएगा। नेक्स्ट टाइम इतनी ज्यादा चीजें नहीं हो। मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या यही सवाल मैं जानना भी चाह रही थी फॉर पीपल्स अंडरस्टैंडिंग कि क्या ये जो पूरा सिस्टम है ये इंडिया को एक टैक्टिकल एज दे सकता है इन मॉडर्न वॉरफेयर अगेंस्ट जैसे बॉर्डर है हमारा चाइना और पाकिस्तान का, उस पे? देखिए टैक्टिकल नहीं, सिग्निफिकेंट टेक्निकल और टैक्टिकल एज देने वाला है। अभी आपको मालूम है कि हमने नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार के अंदर बताया जाता है, भारत ने तो डिनाई किया है, पर म्यांमार अल्फा ने इसको एक तरह से उसकी पुष्टि की है। जितनी लंबी लाइन मोबाइल फ़ोन लेने के लिए तो वो ख़रीद सकते हैं, उनकी जेब उनको इजाज़त दे रही है। इससे ये पता चलता है कि एक कंट्री कितना खुशहाल है और कितना प्रॉस्पेरस हो रहा है और उसके लोगों की बाइंग पावर क्या। नाज़रीन, मैं बात करूंगी हमारे हमसाए मुल्क भारत के हवाले से। जब यूरोपियन यूनियन ने अपने 18वें प्रतिबंध पैकेज में रूस से तेल सौदों को लेकर भारत की नायरा एनर्जी को निशाना बनाया तो उन्हें लगा होगा कि भारत झुक जाएगा, पर नहीं, भारत ने तो सीधे डील ही तोड़ दी और ऐसी शर्त रख दी कि पहले पैसे दो फिर माल मिलेगा, कोई जहाज नहीं निकलेगा। और इस वक्त भारत दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है, उसके पास तकरीबन 690 अरब डॉलर्स के ज़रिए मुबादला के ज़खायर हैं। और उन्होंने इंडिया की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी नायरा एनर्जी कंपनी जो है उस पे बैन लगा दिया, हालांकि वो कोलैबोरेशन में चल रही थी रशिया के साथ। क्या कहना चाहती हैं, हिट तो किया है उन्होंने, क्या रिटेलिएट बैक करेगा इंडिया? अब आप जो कोई भी आपको शिपमेंट चाहिए वो शिपमेंट आप पहले एडवांस पैसे दोगे तब मिलेगा। एक यूके का जहाज खड़ा हुआ था, उसको वापस कर दिया। सिर्फ 7 दिनों के अंदर यूरोप को ये एहसास हो गया कि ये अब 1947 वाला भारत नहीं बल्कि 2025 का एक नया मजबूत और आत्मनिर्भर देश है। जयशंकर जो हैं, आप जैसे मैंने कहा कि मोदी गवर्नमेंट के हाली फॉरेन मिनिस्टर की बात नहीं है, वो विद इन द डिप्लोमेटिक सर्कल भी उनको बहुत बड़ा हॉक समझा जाता है, विद इन द मोदी गवर्नमेंट भी उनको बहुत ज्यादा एंटी पाकिस्तान समझा जाता है। और जिस तरह मैंने आपको बताया वो आना ही नहीं चाह रहे थे पाकिस्तान। स्टाइल देख रहे हैं,
भारतीय रिफाइनर्स की स्टाइल देख रहे हैं। इस्लामाबाद के इलाके तरनौल में फूड अथॉरिटी का छापा, 25 मन गधे का गोश्त बरामद हुआ है। देखिए, आपने जिस ऑयल कंपनी का नाम लिया है, ये ऑयल कंपनी गुजरात में है और ये सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो। क्योंकि भारत की रिफाइनरियां अब सिर्फ यूरोप पर निर्भर नहीं हैं। अब हमारा डीजल और पेट्रोल अफ्रीका और एशिया के नए बाजारों में जा रहा है। बड़ा एक सख्त कंपटीशन है कि कौन ज्यादा आगे दिखाई देता है। अब एक हकीकत बड़ी खुलकर जो सामने आ गई है कि अगर उसने ट्रेड करनी है रशिया के साथ तो वो एक खुले दिल से, एक तगड़े जिगरे से वो कहेगा कि मैंने करना है, आपने मेरे ऊपर सैंक्शन लगानी है लगाएं, मैं आपके ऊपर सैंक्शन नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है फिर से, जैसे एक ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है बिटवीन वेस्टर्न कंट्रीज़ और इंडिया। अब भारत की जो सबसे बड़ी जो कंपनी थी नायरा, उसको यहाँ पर टारगेट किया गया। तो उसके बाद हुआ ये कि इंडिया ने इंडिया ने यहाँ पर सामने जो लड़त दी और सिचुएशन ये हो गई कि भाई यूरोपियन यूनियन या फिर कहीं कि यूरोप के कंट्रीज जो इंडिया से माल परचेज़ करते थे, होता है ना, क्रेडिट होता है कि भाई आप पिछले वाला पैसा दे दीजिए और नया उधार ले जाइए। अब इस टाइप का कोई समझौता रहा होगा, इंडिया ने वो तोड़ दिया और इंडिया ने बहुत सीधे तौर पर बोल दिया कि भाई अगर आपको कुछ लेना है तो पैसे लेकर आइए, अदरवाइज़ यहाँ से आपको खाली वापस जाना पड़ेगा। और उनको भेजा भी वापस। कहने का मतलब ये है कि आए दिन ये जो कंट्रीज़ है ना, इंडिया को टेस्ट करते रहते हैं कि भाई लीडरशिप कैसी है, या फिर वही लीडरशिप चल रही है तो अभी उसका स्टांस क्या है। अगर मान लीजिए कि इंटरनली हम वीक पड़े होते तो हमें ये चीज़ माननी पड़ती, या फिर वो ऐसा अज्यूम करके चलते कि भाई अब तो उनको मानना ही पड़ेगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद ज़रूर करें। अब आप जो कोई भी आपको शिपमेंट चाहिए, वो शिपमेंट आप पहले एडवांस पैसे दोगे तब मिलेगा। एक यूके का जहाज खड़ा हुआ था चार्टर्ड, उसको वापस कर दिया। देख रहे हैं आप, स्टाइल देख रहे हैं, भारतीय रिफाइनर्स की स्टाइल देख रहे हैं। साथ में आपके इधर एचपी ने और आईओसी ने, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने रशियन क्रूड ऑयल और भी ज़्यादा खरीदना आरंभ कर दिया। नायरा ने कहा कि हमारे पास बहुत क्लाइंट्स हैं, हमारे पास अफ्रीका में और एशिया में बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। अब हम ये जो हमने ये रोका है यूके का, इसको हम यूएई डाइवर्ट कर रहे हैं। उनको यूएई डाइवर्ट कर दिया, यूएई शिपमेंट कर दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूएई के पास पर्याप्त रिफाइनिंग कैपेसिटी नहीं है। वहाँ से क्रूड यहाँ आता है और रिफाइन होके वापस यूएई जाता है। तो यूएई का बढ़ा दिया और कहा कि हाँ भाई, उधर अफ्रीका वाले भी मांग रहे हैं, हम अफ्रीका वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आप ऐसा करो, इसको तुरंत कैंसिल कर दो। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जितने भी हैं किए हुए, उनको तुरंत कैंसिल कर दो। अब इनके हलक में आ गई भाई लोगों के कि नहीं 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 नहीं, तुरंत तो कैंसिल नहीं कर सकते, ऐसा मत कीजिए। नहीं, ये नाटक करने की जरूरत है नहीं। 1 जनवरी क्यों करना है? आप तो अभी से करो तुरंत। ये झगड़ा चल रहा है, वो कह रहे नहीं हम 1 जनवरी से हमने सैंक्शंस लगाए। नहीं, आप तो तुरंत सैंक्शन लगाओ। हम आपको 1 बूंद तेल अब सप्लाई नहीं करेंगे। यानी कि यूरोप ने क्या सोचा, होशियारी देखिए। यूरोप ने सोचा कि यार सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब आती है इनको? सबसे ज़्यादा ज़रूरत आती है सर्दी के मौसम में। तो सर्दी का मौसम निकल जाने दो, सर्दी के मौसम तक तो है जो इनके सारा हीटिंग ऑयल वगैरह जितना भी है उसको हम यूज कर लेंगे, और बाद में ये वैसे भी ये रास्ते पे आ जाएंगे, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं। रॉसनेफ्ट और नायरा मिलके और भी एक्टिव हो गए। जैसे मैंने बताया 70,000 करोड़ का पूरा जो है वो इन्वेस्टमेंट प्लान कर लिया, डाइवर्सिफाई कर लिया, क्योंकि यूरोप को हम 1 बूंद बेचेंगे ही नहीं। देख रहे हैं ना, देख रहे हो ना विनोद, ये जो नया भारत है ये तो बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। अगर उसने ट्रेड करनी है रशिया के साथ तो वो एक खुले दिल से, एक तगड़े जिगरे से वो कहेगा कि मैंने करना है, आपने मेरे ऊपर सैंक्शन लगानी है लगाएं, मैं आपके ऊपर सैंक्शन लगाता हूँ। जाहिर सी बात है, आपको क्या लगता है कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है। आप पंगा लोगे अगले वाला तो दोनों हाथों से लगाएगा। वो दोनों हाथों से इधर आओ उसका ये वाला ही
काम होगा। सो मुझे नहीं लगता कि यूरोपियन यूनियन, हमने अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर उनके रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले हैं और वो उसको भी यूटिलाइज करने वाले हैं। अब चाइना की धमकियां भी खत्म होने वाली हैं। चाइना जो वेपनाइज बना रहे हैं, हाँ एग्जैक्टली, जो चाइना वेपनाइज करके बैठा हुआ था कि भाई हम इतना एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया को, अब हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कहते हैं ना कि एक अच्छा दोस्त इंडिया के पास है, दैट इज रशिया। बाकी 1000 दुश्मन भी उसके खड़े होना, उसको पता है मैंने स्टैंड कैसे लेना बड़ी इकोनॉमी, हाँ एग्जैक्टली, मैंने स्टेबल कैसे करना है। एलन मस्क बाज आया नहीं आया, उसने टेस्ला लॉन्च कर दी भाई, उसका शोरूम बना दिया मुंबई के अंदर। एलन मस्क उसने तो ट्रम्प की दुश्मनी में किया है। आप ये देखिए 2008 से मनमोहन सिंह के दौर से ये डील चल रही थी कि आप एलोन मस्क के साथ कि आप अपनी टेक्नोलॉजी यहाँ पे लेके आए, और फिर 2024 में ट्रम्प के आने के बाद, लेकिन अचानक जब से उसने अमेरिकन वो डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई और उसके फौरन बाद टेस्ला आ गया, ये तो मेरे ख्याल में कैच मिला है उसकी डोनाल्ड ट्रम्प की मुखालफत में, इसलिए एलोन मस्क लेके आए। या अमेरिका की या ये इंडिया की सक्सेस है, ये डिप्लोमेटिक सक्सेस। देखिए वो कहते हैं ना कि एक बंदा हो जिसका कुब निकला और वो सीधा ना आ रहा हो, तो आप उसको टांग मारो एट द राइट मोमेंट, उसका कुब भी सीधा हो जाता है। तो इंडिया के साथ बिल्कुल यही हुआ है। इतनी कोशिशें की नरेंद्र मोदी ने, बट एटलीस्ट ट्रम्प ने खुद ही मौका दे दिया कि भाई जाओ, तुम मेरी तरफ से फ्री हो और जा करना तुम इंडिया में बैठो, वहाँ की इकोनॉमी बूस्ट करो, वहाँ के लोगों को हेल्प आउट करो, ये सारा कुछ। उसने तो आईफोन को भी बोला था उठाओ इंडस्ट्रीज यहाँ से वापिस आओ, उन्होंने कहा कि सॉरी देयर इज अ बिग मार्केट, वो बड़ी मछली है, हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं। और लेबर सस्ती है अमेरिका के अंदर। एग्जैक्टली, आप ये चीजें देखें ना कि जहाँ पर आपको बेनिफिट है वो कौन है, वो इंडिया है। वो यहाँ तो नहीं कहेगा कि भाई ठीक है मैं यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री लगाता हूँ, यहाँ पर सारा कुछ करता हूँ। सो आई थिंक सो कि दे आर वर्किंग वेरी स्मार्ट, इंडियंस दे आर वर्किंग वेरी स्मार्ट। वेस्ट कहता है कि हम स्मार्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि दे आर बेवकूफ, द मोस्ट बेवकूफ नेशन मुझे नजर आ रही है राइट नाउ। बट आई थिंक सो कि एशिया के अंदर इंडिया इज गोइंग ग्रेट वेल। कोई बात नहीं, आप लॉन वॉरियर हो, अकेला खड़ा होना सीखो, अकेले खड़ा होना सीख गए तो उसके बाद भाई आपकी मौजें ही मौजें हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया इन सैंक्शंस के अंडर ही सरवाइव करेगा, या इंडिया अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी से या अपनी डिफेंस पॉलिसी से या अपने औरे से दोबारा अपनी शराइत पे ईयू को और नेटो को लेके आ गया? देखिए नेटो आ जाए और चाहे अमेरिका ट्रम्प आ जाए, चाहे जो मर्जी आ जाए, इंडिया को पता है कि मैंने अभी उसने कहा मैं 500 टैरिफ लगाऊंगा, फिर कहता मैं 100 टैरिफ लगाऊंगा, करते कराते कहाँ गया 500 टैरिफ, कहाँ गया 100 टैरिफ।